नमस्कार साथियों, हम लोग ऐसे देख रहे हैं। ऐसे में हमारा एक टॉपिक हो चुका था कल। हमने आपको ओवरऑल थोड़ी बहुत चीज़ें साहित्य के बारे में बताई थी और हमने कहा था इसका एक लेक्चर लूँगा। इसका एक लेक्चर कंप्लीट लूँगा जब क्या कहते हैं सारे वीडियोज़ हमारे एंड हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने लिख के मुझे भेजा ऐसे, और उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखने का प्रयास किया। उनमें जो कमियां थी हमने व्हाट्सएप पे उनको बताया, कुछ को कॉल करके हमने बताया कि इम्प्रूवमेंट ऐसे करोगे तो अच्छा नंबर मिला। किसी ने तो इतनी अच्छी फ्रेमिंग कर रखी थी, मतलब मुझे भी सीखने को मिला। तो आगे आप लोग भी क्या कहते हैं, जो भी निबंध बताता हूँ उस पर ऐसे लिखना और लिखने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना। मैं चेक करूँगा कि आप अच्छा लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। आज देखिए, आज हमारा अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर से संबंधित। मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, कम समय में आपको टास्क दे रहा हूँ कि आप जो है, मैं कुछ चीज़ों को छोड़ता जाता हूँ कि आप पूरा करके उसको आइए। जैसे मेरा कोशिश होता है कि मैं एक बेहतरीन आइडिया आपको दे दूँ, ठीक है, एक अच्छा सा विचार आपके मन में पैदा कर दूँ और उससे संबंधित जो इशू होते हैं उसके कोर पॉइंट्स को मैं आपको दे दूँ, ठीक है। बाकी उसके एंड में जाके आपको स्वयं को लेबर करने की ज़रूरत है। जैसे कि आज भी मैं आपको कई टास्क दूंगा और आप से मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे लिख के भेजो और देखता हूं कि आप अच्छा लिखते हो कि नहीं। जैसे देखिए, एग्रीकल्चर पे किस किस तरह के निबंध बन सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला इशू हमारे सामने हो गया किसानों की समस्या, ठीक है। देखना, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और बहुत सारी नई चीज़ें इसी में जोड़ते जाएंगे कि आपका अपने आप दिमाग खुलता जाएगा कि यार, अगर किसानों की समस्या पे एक निबंध हम तैयार कर लेंगे तो कोई निबंध बाहर जा ही नहीं पाएगा। इस तरह से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बच्चों को मैं देखता हूँ, कोई किसान बिल पे अलग पढ़ रहा है, कोई किसानों की समस्या पे अलग पढ़ रहा है, आत्महत्या पे अलग पढ़ रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके आते हैं, उनको पढ़ने का सही स्ट्रेटजी नहीं पता है कि हम सारी चीज़ों को एक जगह कर लें और एग्जामिनर को अपने हिसाब से मूव करें कि हम जैसे करें वैसा समझता जाए, अपने फ्लो में लेके जाएं ताकि उसको समझ में आ जाए कि हाँ, बच्चा अच्छा पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे किसानों की समस्या हो गया, फिर किसान आत्महत्या हो गया, इसी से संबंधित हो गया किसान आत्महत्या। और अगला टॉपिक हमारा क्या बन सकता है कि कृषि प्रधान देश के रूप में भारत ना, चुनौतियां एवं समाधान। थोड़ा टेक्निकल बना देगा। कृषि प्रधान देश के रूप में भारत, इसी में दे दिया चुनौतियां एवं समाधान, ठीक है। और टेक्निकल लेके जाएगा तो और भी कुछ बता सकता है। इसी में जोड़ दिया कृषि बिल, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि बिल या कृषि बिल समस्याएं एवं चुनौतियां, ये अपने आप में एक बड़ा इशू खुद बन जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ टॉपिक्स और इसी में निकल के आएंगे कि आपको सबसे पहली चीज़ तो जानना है कि किसान हैं कौन, वो खेती करते हैं तो खेती में उपयोग होने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं ना। इससे क्या कहते हैं, आपको योजनाओं का एक आइडिया लगेगा। देखो, आपके दिमाग को खोल रहा हूँ कि पहले किसान को आप सेंटर में रखिए। किसान क्यों है? किसान इसलिए किसान खेती करता है। वर्तमान जीवन में खेती के साथ साथ वो बहुत सारे काम करने लगा, जैसे पशुपालन करने लगा, डेयरी पालन करने लगा, मत्स्य पालन करने लगा। ये सारी चीज़ें इसी में जुड़ती चली गई, ठीक है। मत्स्य पालन करने लगा, ये सब योजनाओं में तो मेंशन कर लोगे। लेकिन अगर खेती करता है कोई किसान, तो खेती करने में क्या क्या चीज़ें उपयोग करता है, ठीक है। सबसे पहले तो खेत की समस्या अपनी अलग हो जाती है। किसान के पास खेत होना चाहिए। खेत होने के बाद क्या कहते हैं, जुताई के साधन होने चाहिए, बीज होने चाहिए जिसको मैं अनाज बोल रहा हूं, सिंचाई के साधन होने चाहिए, उर्वरक होना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना। उर्वरक होना चाहिए। उर्वरक के अलावा भी क्या क्या चीज़ें उपयोग होती हैं किसानों की खेती में, या फिर क्या कहते हैं, इससे संबंधित कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, किससे संबंधित, अनाज से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, उर्वरक से संबंधित। अगर किसानों को सारी चीज़ों का उचित लाभ मिलेगा, अगर इन किसानों को सारी चीज़ों का उचित लाभ मिलेगा तो किसान क्या करेगा, किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा, ठीक है। अगर इन सारी चीज़ों का लाभ मिलेगा, उचित लाभ मिलेगा, इसी में एग्रीकल्चर को जोड़ दो, अच्छी शिक्षा मिलेगी खेती से संबंधित, तो किसान क्या करेगा,
किसान आत्महत्या नहीं करेगा। और जो हमारा अगला टॉपिक है कि आय दोगुनी, किसानों की आय भी दोगुनी होगी। अगर सही समस्याओं का निराकरण उनके होगा तो उनकी आय भी दोगुनी होगी। जैसे एक कोटेशन है अदम गोंडवी का, मोस्टली हर बुक में लिखा मिलता है कि न महलों की बुलंदी से न, देखो मैं भी भूल रहा हूँ, न लफ्ज़ों के नगीने से तमद्दुम ने निखार आता है घीसू के पसीने से। मतलब ये कह रहा है कि खेती हरी भरी रहती है, या कृषि प्रधान देश क्या कहते हैं हरा भरा रहता है, खुश रहता है। क्यों, कब रहता है? क्योंकि जब क्या कहते हैं एक किसान जो है अपना पसीना बहा के अच्छी उपज पैदा करता है। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़िए। अभी तो हम आपके बेसिक्स पहलुओं पर जा रहे थे, और इन्हीं को याद रखिएगा कि अगर सरकार कोई योजना लाएगी तो उर्वरक संबंधी योजना लाएगी, कृषि क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाएगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाएगी, बहुत सारे योजनाएं लाएगी। और योजनाओं में सौर सोलर पंप है, उनसे संबंधित योजनाएं चल रही हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है, किसान संपदा योजना चल रही है, तो हम बाद में आपको बताएंगे। तो इन्हीं जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हीं के ऊपर सरकार की योजनाएं भी आश्रित होगी। ये चीज़ आपको समझना है। मतलब इससे क्या होता है कि आपका 50% ऐसे आपके दिमाग में तैयार हो जाता है कि वास्तव में किसानों की समस्याएं इन चीज़ों पे हैं, तो इन चीज़ों पे कौन कौन सी योजनाएं बनी है उसके नीचे छांट के लिख लीजिए। आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया बना रहेगा। फिर आप लिखना शुरू कैसे करोगे, ये तो हम समझा रहे हैं कि निबंध कैसे बनेगा। और हाँ, जैसे लिखने के तरीक़ों पर अगर आप जाओगे तो मोस्टली सब लोग शुरू करते हैं ऐसे ही कहानी बना के लिखते हैं। इतिहास में ना, इतिहास में लगते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, भारत की लगभग 70% आबादी क्या कहते हैं कृषि कार्यों में लगी हुई है, और वो आबादी 70% गांव में बसती है। इसी से एक निबंध और बन जाएगा आपका कि ग्रामीण विकास संभावना और चुनौतियां। ठीक है, ग्रामीण विकास संभावना और चुनौतियां। ठीक, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर ग्रामीण में रहने वाले लोग खेती पे डिपेंड हैं, खेती सही से नहीं हो रही है, योजनाओं का भरपूर लाभ नहीं मिल रहा है, किसानों के खेत छोटे हैं, तो क्या करेंगे, वो पलायन करेंगे, विकास की संभावनाएं ग्रामीण की रुक जाएंगी। या जो अन्य क्या कहते हैं जो अन्य कार्यों में सम्मिलित हैं उनको सही से योजनाएं नहीं मिलेगी, योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, सही से फंडिंग नहीं होगी, तो वो भी पलायन कर जाएंगे। तो इस निबंध को कहीं ना कहीं इस तरह से भी आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं ये समस्या ग्रामीण विकास संभावनाओं की जो चुनौतियाँ समस्याएं हैं वो भी किसानों पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि 70% किसान ग्रामीण में ही, गाँव के एरिया में ही बसते हैं। तो आप लिख क्या रहे थे, देखिए जो आपने शुरुआत किया, कोटेशन डाला, कोटेशन डालने के बाद एक कहानी आपने क्या लिखा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की लगभग 70% आबादी कृषि कार्य में लगी है, और वो 70% आबादी गांव में बसती है। उसके बाद आप सुनिए, जिनमें 70% आबादी की जीविका कृषि पर निर्भर है, और कृषि पर निर्भर होने के साथ साथ कई लोग क्या कहते हैं अन्य क्षेत्रों पर निर्भर हैं, जैसे पशुधन पर निर्भर हैं, मत्स्य क्षेत्रों पर निर्भर हैं, छोटे छोटे उद्योग कारोबारी हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया ओवरऑल एग्रीकल्चर के बारे में आपका दिमाग खोलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर दूसरे टॉपिक पे आप बढ़ोगे, समस्या से आपकी सारी कहानी सॉल्व हो जाती है। ये जो आपका एसे है, ये समस्या से ही आपका पूरा निबंध खत्म हो जाता है। समस्या के बाद उनको समस्या से बाहर लाने का प्रयास क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे समस्याओं में किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, किसान की जो समस्याएं हैं किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे प्राकृतिक समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं, आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, राजनीतिक समस्याएं हो सकती हैं। ये तो कोर पॉइंट हो गया, प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। आर्थिक में क्या हो गया, बैंकों से लाभ ना मिल पाना, सामाजिक में डाल सकते हो योजनाओं का लाभ ना मिल पाना, राजनीतिक लाभ ना मिल पाना, प्राकृतिक में सूखा, मानसून पर निर्भरता एटसेट्रा। जैसे इसी को अगर हम तोड़ने का प्रयास करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हो गया प्राकृतिक समस्या, दूसरे को कह सकते हैं तकनीकी का अभाव, मतलब किसानों की जो तकनीकी समस्या है वो हो गई। फिर आगे बढ़ोगे क्या कहते हैं, तो क्या लिख सकते हो, भूक्षरण, ये भी एक तरह की समस्या है। भूक्षरण के बाद क्या कहते हैं, मानसून पर निर्भरता, ये भी एक तरह की समस्या है। जोतों का आकार छोटा होना सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जोतों का आकार अगर छोटा होगा, देखना, जोतों का आकार छोटा होना, अगर जोतों का आकार छोटा होगा मतलब किसान के पास छोटा खेत होगा, तो किसान क्या करेगा, किसान अपने खाने भर की फसलों का उत्पादन करेगा। किसान गेहूं लगाएगा, चावल लगाएगा, ताकि उसका जीवन यापन साल भर हो सके। तो वो क्या नहीं करेगा,
नकदी फसलों का उपयोग नहीं करेगा, नकदी फसल नहीं बोएगा तो फिर बाजार में बेच नहीं पाएगा और उसके आय का स्रोत क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर इसी से निकल के आया कि किसान के अगर जोत का आकार छोटा है तो किसान समुदाय में खेती करे, समुदाय में खेती करे, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में खेती करे, जिससे क्या कहते हैं, इससे उभरने का निजात मिले। फिर अगली समस्या कह सकते हो, जैसे आर्थिक समस्या में हमने कहा पूंजी की समस्या होगी, आसानी से बैंकों से ऋण ना मिल पाना, ये सारी समस्याएं हैं। अगर हम इन समस्याओं पे थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो मान के चलिए अगर 50 वर्ड हमने इस पे लिखा, 50 इस पे लिखा, 50 इस पे लिखा, 50 इस पे लगा, लगभग 3 से 350 वर्ड या 400 वर्ड हमारी समस्याओं पे जाएंगे। और समस्याओं से संबंधित योजनाओं के बारे में भी मेंशन करते चलना कि सरकार इन चीज़ों के लिए इस तरह की योजनाएं लेके आ रही हैं या ऐसा कर रही है। ठीक है, तो देखो एक छोटी सी बात, अभी एग्जाम निकल के आए, जैसे कि मानिए ये कौन है, ये अन्नदाता है हमारा, किसान हमारा अन्नदाता है। अगर अन्नदाता स्वयं भुखमरी का शिकार होगा तो ये सोचने वाली बात तो होगी ही होगी। अगर किसान खुद भुखमरी का शिकार हो रहा है, जो हमारा अन्नदाता है, तो उससे वास्तव में पूरी की पूरी काया पलट जाएगी। मतलब पूरा भारत कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा या 70% की आबादी कहीं ना कहीं डगमगा जाएगी। इसीलिए सरकार हमेशा इनको योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है, इनकी सिंचाई में लाभ पहुंचाती है, इनकी बिजली का बिल माफ़ करने का प्रयास करती है, इनको उर्वरक में सब्सिडी देती है, इनको खाद्यान्न फसलों में सब्सिडी देती है, अनाज में सब्सिडी देती है। ठीक है, जैसे कि एक कोटेशन अच्छा है कि नागार्जुन का है, आप समस्या के बाद जो है या समस्या के पहले भी इसको लिख सकते हो कि ठंडे कमरे में बैठकर पसीने पर लिखना कविता ठीक वैसा है। ठंडे कमरे में बैठकर पसीने पर लिखना कविता ठीक वैसा है जैसे राजधानी में उगाना फसल। ठीक है, होंगे दक्षिण होंगे वाम, जनता को रोटी से काम। ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा है कि मतलब क्या कहते हैं, दूर से देखने में चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में अगर आप काम करो ज़मीनी स्तर पर, किसान किस तरह से काम करता है, रात दिन एक करता है, फिर भी क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ों को भूल जाता है जब उसको खाने भर की रोटी मिल जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान दोगे तो इनसे संबंधित योजनाएं आएंगी। ठीक है, आप आया ना, प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पूंजी। अब समस्या से निकलने के लिए क्या है, उनके लिए निराकरण है। ठीक है, किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो थोड़ा सा मेंशन करिए कि किसान आत्महत्या पे पूछता है कि ये समस्याएं आई इसलिए किसान आत्महत्या करता है। अब इनके निराकरण करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लाई, आप ये मेंशन करिए। ठीक है, ये आपको टास्क दे रहे हैं, आप इन चीज़ों पे लिख के भेजिएगा। आप कैसे लिखते हैं ये हम जानते हैं। अब योजनाओं में अब कई सारी योजनाएं हैं जिसको आप गिना दीजिए। ठीक है, या फिर योजनाओं के मेंशन करने के पहले आप यहाँ से लिखना शुरू करिए कि पहले कृषि के साक्ष्य नवपाषाण काल में मिले, उसके पहले लोग कैसे रहते थे उसको मेंशन करिए। फिर धीरे धीरे लिखिए कि इतिहास में सुधार आना कब प्रारंभ हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाना शुरू किया गया, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की नीति आई, हरित क्रांति फर्स्ट आया, हरित क्रांति सेकेंड आया। ठीक है, आप लोग भूल जाओगे वैश्वीकरण में निजीकरण, उदारीकरण। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई। उसके बाद फिर क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना आई, ध्यान देते चलना। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया। हरित क्रांति के माध्यम से हरित क्रांति फर्स्ट आई, फिर क्या आई, सेकेंड आई। उसके बाद भी इतनी योजनाएं आपको गिना दूंगा मैं उंगलियों पे कि आप लिखते लिखते थक जाओगे। देखो, किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान मित्र योजना, क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, प्राकृतिक सिंचाई योजना एक आई थी, पशुधन बीमा योजना आया हुआ था, मानव संपदा योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया था, राष्ट्रीय बागवानी मिशन आया था, सूर्योदय योजना आई थी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना आई थी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन बता दिया। ये इतनी सारी योजनाओं पे अगर आप 20-20 वर्ड लिखते हो, 25-25 वर्ड लिखते हो, 10 योजनाओं को तैयार करके, तो आपको यहाँ से 250 वर्ड मिल जाता है। निबंध आपका 600 वर्ड का होता है, तो आपका यहीं से कोर कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन आप इसमें से सेलेक्टिव चीज़ों को लिखोगे तो वास्तव में अच्छा नंबर मिलेगा। आपको उस तरह से मूवमेंट कराना है जिस तरह से किसान पूछता है। अब आप लिखोगे कि किसान की समस्याओं पे समस्या निराकरण हो गया, किसान आत्महत्या पे किसान की समस्या दिखाओगे, निराकरण दिखाओगे, आपका निबंध पूरा हो जाएगा। ये सारी फ्रेमिंग बनाओ, इनको एक्सप्लेन करो और बाद में क्या कहते हैं, बाद में इसके बारे में कंक्लूजन करके लिख दो कि यदि ऐसा होगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब अगर इसी से आपको जोड़ दिया, एक पॉइंट और लिख सकते हो कि अभी तक जितने किसान आंदोलन चले हैं, इसी में एक टॉपिक और ऐड कर लो कि किसान आंदोलन
किसान आंदोलन पहला आपको पता ही होगा, बंगाल का नील विद्रोह था वो पहला था, फिर पाबना था, दक्कन था, चंपारण था। थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिख डालो, आराम से 100 वर्ड 200 वर्ड पहुंच जाओगे आप। ये लिखने का तरीका है, 100-200 वर्ड आप यहाँ से पहुँचा दोगे। उसके बाद अगर इसी से ये सारे निबंध बेसिक्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर बेसिक निबंध ना देख के आपसे पूछ ले कि क्या कहते हैं किसान बिल जो आई थी, बिल क्या है, तो बिल के बारे में एक समझ डेवलप करना पड़ेगा आपको कि पहले क्या था, फिर बिल क्यों लाई गई, फिर क्या कहते हैं बिल क्यों समाप्त हुआ, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे। ये तो हो गया आपका कोर निबंध कि आप निबंध को, एग्रीकल्चर की समस्या पर निबंध आता है तो आप कैसे कंप्लीट करोगे। मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस निबंध को पूरा नहीं कर लोगे। अगर आपसे कोई किसान आत्महत्या पूछे, किसान की आय दोगुनी पूछे, किसानों की समस्या पूछे, तो आप पूरा का पूरा निबंध कंप्लीट कर लोगे, या फिर ग्रामीण जो आबादी है उससे जो रिलेटेड निबंध था वो भी पूछे तो आप पूरा का पूरा लिख डालोगे। देखिए अब ये जो बिल था इसके बारे में जानिए आप। किसान आत्महत्या कर रहे थे, ठीक है, किसान जो है आत्महत्या कर रहे थे और 3 दशक से लगातार किसान जो आत्महत्या कर रहे थे वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे थे लेकिन फिर भी ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी। तो फिर क्या हुआ, सरकार द्वारा 3 कानून लाए गए। जब 3 कानून सरकार द्वारा लाए गए तो उनके खिलाफ जो है आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन क्यों शुरू हुआ? आंदोलन शुरू हुआ, किसानों ने कहा कि इस समय, सबसे बड़ी बात समझिए पहले, आंदोलन शुरू होने के पहले इसी समय कारपोरेट भी भारत में कृषि में निवेश करने के लिए अपनी भूमि तलाश रहा था, ठीक है, अपनी भूमि तलाश रहा था। और लोगों को लगा भी, क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं कारपोरेट का उदय हो रहा है, किसानों के हस्तक्षेप में निजी कंपनियां भूमिका निभा रही हैं और बाद में कहीं ऐसा ना हो किसानों से भूमि छिन जाए। क्योंकि जो 3 बिल आए थे उन तीनों बिल को अगर आप बारी बारी से समझोगे कि उन तीनों बिल में था क्या, तब आपको समझ में आएगा कि उन तीनों बिल में कैसे भ्रम पैदा हुआ, क्या वो किसानों के लिए सही था या नहीं था, ठीक है। और इससे ये जानकारी मिलेगी कि आपको वास्तव में ये 3 बिल खत्म होने चाहिए, नहीं, आपको निबंध में किसी की आलोचना करने के बजाय बचना चाहिए। सरकार की प्रशंसा करना है, किसानों के पक्ष में भी प्रशंसा करना है और अच्छे से निबंध लिखना है। जैसे पहले से बहुत सारी योजनाएं, बेसिक समझिए कि क्यों आया बिल, ठीक है, हमारा पहला उद्देश्य है क्यों बिल आया। बाद में हम चर्चा करेंगे कि बिल कौन कौन से थे, बिल क्यों आया, इसके बारे में अगर बात करें तो पहले से बहुत सारी योजनाएं चली आ रही थी। उसमें परिवर्तन के लिए क्या कहते हैं, एक सम्मेलन हुआ 2017 में, एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में क्या हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO या कंपनियों के मालिक उस सम्मेलन में आए। उन्होंने सरकार से खेती में निवेश करने के लिए, भारत में कृषि में निवेश करने के लिए एक समझौता किया कि हमें 5 से 7 हज़ार एकड़ ज़मीन चाहिए, हमें 5 से 7 एकड़ ज़मीन इकट्ठे चाहिए, कहीं कहीं जहाँ मिलेगी हम इकट्ठे लेंगे और उस पर हम इकट्ठा होकर खेती करेंगे। और उसमें बड़ी बात क्या थी कि खेती करने के लिए हमें कम से कम एक शिफ्ट में 50 साल का टेंडर दिया जाए, 50 साल का ठेका दिया जाए, 50 साल तक ही मुझे ठेका करना है, ठीक है। और इस बंदोबस्त में जो ये क्लस्टर्स की व्यवस्था थी, इसमें किसान दखल ना दे और ज़मीन पर वो किसान मजदूर की तरह काम करे, उसको हम मजदूर की तरह पैसा देंगे, ठीक है। निजी निवेशकों की मांग पर सरकार कानून लाने का प्रयास किया, सरकार ने कानून ला दिया और सरकार ने जो कानून लाया उसको 3 फॉर्मेट में ले आया, ठीक है। और ये तीनों फॉर्मेट कानून आपको अच्छे से लिख के उसको एलोबोरेट करना है और समझाने का प्रयास करना है, ठीक है। जैसे कि पहला क्या है, कानून जो पहला था वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 कह सकते हो, या आवश्यक वस्तु कानून था। इसमें क्या हुआ, इसमें प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा दिया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, क्योंकि इस पहले समझो इसका उद्देश्य क्या था, इसका नाम लिख लो, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए और उनके उत्पादन, आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए ये बिल लाया गया था, ठीक है। और किसान क्या कहते हैं, विरोध क्यों करने लगे, किसान विरोध करने के लगे कि आलू और प्याज को क्यों हटा दिया गया, ठीक है। ये पहला इशू था कि इसको भी इसमें शामिल किया जाए, क्यों हटा गया। और दूसरा कानून जो था, दूसरा कानून था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य कानून 2020 का था। इसमें क्या था, इसमें यह था कि किसान APMC के बाहर, APMC का मतलब कृषि उत्पाद विपणन प्रणाली के बाहर भी उत्पाद को बेच सकते हैं। मतलब देश में ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जाएगा, ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जाएगा कि किसान जो है व्यापारियों
व्यापारी जो मंडियां होती हैं, मंडियों से बाहर भी अपनी फसलों को बेच सकेंगे। इसका उद्देश्य क्या था कि किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चला जाएगा, एक राज्य से दूसरे राज्यों में बेचने के लिए जाएगा और उसके लिए क्या कहते हैं मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो इससे क्या हुआ, इससे जब दो राज्यों के बीच का व्यापार बढ़ेगा, फायदा था कहीं ना कहीं। लेकिन किसानों को क्या लगा, किसानों को लगा कि निजी मंडियां थोड़े समय में एग्रेसिव हो जाएंगी और वो बाजार को कब्जा करने का प्रयास करेंगी और वो वहीं पर अस्थापित हो जाएंगे। इनको फिर निजी कंपनियों का हस्तक्षेप महसूस हुआ एग्रीकल्चर में, इसलिए दूसरे भी बिल का विरोध करने का इशू ये था। और जो तीसरा बिल था कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कानून था। इसमें क्या था, इसमें किसानों को उनकी फसल का एक निश्चित कीमत देने की बात की गई। उनसे कहा गया कि किसान जो है फसल को उगाने के पहले व्यापारी से समझौता कर ले और जब फसल व्यापारी ले जाएगा, व्यापारी ही खेत से फसल को उठाएगा, फसल की कीमत भी तय करेगा और फसल की कीमत भी तय करेगा, उसकी गुणवत्ता, मात्रा, उर्वरक सब कुछ तय करेगा और वहीं इस फसल को उठा के ले जाएगा। इसमें ये चीज़ था कि अगर कोई भी अगर फसल ले जाने से मना करता है या किसान देने से मना करता है तो उसमें दंड वाले कानून भी थे, जुर्माना भी था। ठीक है, तो इसलिए किसान को डर लगा कि ये तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कृषि का बढ़ावा हो रहा है, उसका दरवाज़ा खोल रहा है। इसलिए छोटे किसानों ने विरोध शुरू कर दिया, छोटे किसानों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है तो विरोध शुरू कर दिया। इसीलिए फिर इसको तीनों कानून को मेंशन करते हुए आप आगे जाकर लिख सकते हो कि बहुत सारे किसानों के धरने के बाद ये अपनी मांगे नहीं मान रहे थे, अंततः सरकार को क्या कहते हैं बिल को वापस लेना पड़ा। इसी में राकेश टिकैत की भूमिका या अन्य किसान के जो नेता थे उनकी भूमिका का वर्णन धीरे धीरे कर सकते हो और सरकार को वर्णन कर सकते हो, जहाँ जहाँ दंगे हुए इनका भी मेंशन कर सकते हो। इस तरह की चीज़ों को मेंशन करके आप लिख सकते हो कि यदि सरकार क्या कहते हैं कानूनों में संशोधन करती है, किसानों के मांग के अनुरूप मानती है, तो वो जाहिर सी बात है मान लेंगे और अपनी समस्याओं को, अगर इनका भी कोई समस्या है उनको सरकार समझाए, योजनाएं लाए, जागरूकता अभियान फैलाए, एजुकेशन के माध्यम से बताए कि ये सारे बिल आपके हित में हैं, तो जाहिर सी बात है किसान मान जाएंगे और बिल का इम्प्लीमेंटेशन होगा और क्या कहते हैं किसानों की सुविधा के लिए बहुत अच्छा होगा। इस तरह की चीज़ों को आप इस तरह से लिख सकते हो। किसी भी चीज़ को लिखने के लिए हमने एक तरीका आपको बता दिया कि अब अगर निबंध आपसे एग्रीकल्चर का पूछेगा तो हमें नहीं लग रहा है कि आप उस निबंध को कंप्लीट करके नहीं करके आओगे, और अगर आप लिख के भेजोगे आपकी जो समस्याएं होंगी वो हम काट पीट के बताएंगे, क्योंकि निबंध ऐसा टॉपिक है कि हम आपको लिख के यहाँ पे पढ़ा नहीं सकते हैं कि हमने आपको प्रस्तावना शुरू किया, कोटेशन लिखा और एक्सप्लेन किया, अंत में चुनौतियाँ लिखा। हम समझा के आपका दिमाग खोल सकते हैं कि आप इस तरह से निबंध को टैकल कर सकते हो और एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप लिख सकते हो। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट कृषि बिल पूछ रहा है तो आप बिल ही नहीं लिखना शुरू कर दोगे। आप बिल के पहले थोड़ा सा भूमिका बनाओगे बिल के बारे में कि 2020 में ऐसा ऐसा हुआ तो ये बिल लाया गया, लेकिन बिल के पहले फिर भारत में किसानों की दशा क्या थी आप उसको समझाओगे, उसको समझाते हुए तब तो बिल पे आओगे ना। इसके पहले भी कई सारे प्रयास किए गए सरकार द्वारा, ये योजनाएं लाई गई, पंचवर्षीय योजना में प्रयास किया गया, हरित क्रांति में प्रयास किया, फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं कई योजनाओं के माध्यम से क्या कहते हैं जब लगा कि सरकार को नहीं बिल ला के कुछ परिवर्तन करने चाहिए, सरकार बिल ले आई और सरकार के बिल में ये किसानों को कमियां लगी, इसलिए किसान विरोध कर रहे थे। ये तरीका होना चाहिए लिखने का, ठीक है। और सरकार का उद्देश्य क्या था, सरकार का उद्देश्य इसमें नहीं था कि किसानों की आत्महत्याएं रोकना, पलायन को रोकना, किसानों को घर बैठे वहीं मतलब खेती करके ही अच्छी सुविधाएं प्रदान करना कि क्या कहते हैं उसमें अगर हम प्रोत्साहन किसानों को देंगे तो उनको क्या कहते हैं पलायन नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जब इन चीज़ों को आप लिखोगे तो वास्तव में आपको अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए फिर आप हमें लिख के भेज दिए, हम अगले टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। धन्यवाद।